देश भर में दशहरे की तैयारियां चल रही हैं। राजधानी भोपाल में कैसी है दशहरे की तैयारियां, जायजा लिया हमारी सहयोगी आयुषी ने। राजधानी भोपाल में 30 से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन को बस अब एक ही दिन बाकी है। आइए जानते हैं दुकानदारों से क्या कुछ मेहनत उन्होंने इतने बड़े और छोटे सभी प्रकार के रावण बनाने में की है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा लल्ला बंसल नाम है। ये रावण आपने बनाए हैं, तो क्या कुछ इस बार लोग मोल भाव ज्यादा कर रहे हैं महंगाई के मद्देनजर रखते हैं? जी 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 जी। क्या कुछ आपको अलग इस बार देखने मिल रहा है? पिछली बार जैसे कारीगरों का काफी नुकसान हुआ था, इस बार तो थोड़ा मतलब लोगों से हम ज्यादा नहीं लेंगे। इस बार महंगाई भी ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा बहुत हमें भी तो मिला। वैसे मिलता कुछ नहीं है, पूरा परिवार लगा रहता है, 2-4 महीने से लगे रहते हैं मैम, वही हमें मजदूरी मिलती है और कुछ नहीं मिलता इसमें हमारा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि बीते 4 से 5 महीनों तक हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 से 3 दिनों में रावण बेचे जाते हैं। महंगाई का सीधा असर अब त्योहारों पर दिखने लगा है। हम खरीदार से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नवीन नाम है। आप रावण खरीदने आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं रत्नाकर से आया हूँ। तो इस बार आपको क्या महंगाई ज्यादा नजर आ रही है? फर्क आ रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है वो जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं कि कोरोना के बाद में थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, तो उसके बाद से अब तो कोरोना का ही बंद था अभी 2 साल से, तो अभी इस साल से थोड़ा सा खुला है मार्केट, तो अभी हम पहली बार आए तो रेट ही डबल हो गए। रेट डबल हो गए, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि महंगाई का सीधा असर त्योहारों पर दिख रहा है। आप कहाँ के लिए रावण ले रहे हैं? एमपी नगर के लिए। तो ये कोई आप मतलब मंदिर है या कुछ? हम लोग तो मोहल्ले में आपस में चंदा करके छोटे छोटे बच्चे परिवार लोग आगे इकट्ठे करके छोटे से रावण जला लेते हैं खुशी के लिए। देवी जी बिठाई उनके सामने रावण जलाते हैं कई सालों से। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि चंदा इकट्ठा करके रावण खरीदने आए हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इन्होंने मोल भाव के बाद भी अभी तक एक भी रावण नहीं खरीदा है। यानी कि सीधा साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं महंगाई का असर त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। मैं आयुषी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ एनडीटीवी भोपाल। रायपुर में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। वहां विजयदशमी के मौके पर पुलिस ने साइबर रावण का पुतला लगाया। दरअसल लोगों को ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस ने यह अनोखी पहल शुरू की। रावण को आवाज भी दी गई है और रावण के 10 सिरों को 10 तरीके के साइबर फ्रॉड की तरह दिखाया गया है। देश भर में अलग अलग जगहों से गरबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में गरियाबंद का गरबा भी बेहद खास है। गरियाबंद में साल 1968 से गुजराती समाज की तरफ से गरबा का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पारंपरिक परिधान में 9 दिनों तक पूरे भक्तिभाव से माता की उपासना करते हैं। कई साल पहले गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आकर बसे गुजराती परिवारों ने गरबा का आयोजन शुरू किया था। तब से लेकर आज तक वो अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गुजराती समाज का यह भव्य आयोजन समाज में लोगों के बीच भाईचारे का संदेश देता है। 5 साल से चला रहा हूँ। इससे पहले के भी अध्यक्ष थे। जो परंपरा पुरानी 70 साल से चले आ रही है, वही परंपरा आज भी हम वही अपना रहे हैं और 9 दिन के माता रानी की उपासना करते हैं। जो भी हर प्रकार के नृत्य कार्यक्रम और बच्चों के कॉम्पिटिशन अगर सब कार्यक्रम किया जाता है हमारे तरफ से। हम लोग टोटल 100 लोग हो जाते हैं यहाँ पे लगभग, और 100 लोगों से जो बनता है हर दिन सबकी आरती रहती है। 9 दिन की सबको हम बांट देते हैं कि आपकी आरती आज ये। सन 1968 से यहाँ लगभग गरबे का आयोजन हो रहा है गुजराती समाज के द्वारा। और यहाँ पे पेट्रोल में जलाते थे गैस से, वो मट्टी तेल से चलता था वो, और 4-5 गैस किराए से हम लोग उस समय लेते थे और उसको जला के हम लोग यहाँ 2 घंटे गरबा करते थे। 68 में शुरुआत हुई है और तब से यहाँ पे गरबे का आयोजन किया जा रहा है। उसमें छुरा से भी आते थे, मैनपुर से भी लोग आते थे यहाँ खेलने के लिए गरबा, और आज तक की वो परंपरा चली आ रही है। लगभग 55 साल पहले से नवरात्रि गरबा उत्सव का प्रोग्राम किया जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सभी छोटे बड़े सभी कोई मिलकर नवरात्रि गरबा का उत्सव मनाते हैं हम लोग। 9 दिन माता जी की आराधना होती है और 9 दिन माता जी को गरबा का प्रोग्राम किया जाता है। गरबा को माँ शक्ति की आराधना का प्रतीक माना जाता है। हम सभी घरेलू कामकाज की महिलाएं हैं जो अपने घर का सभी काम करके यहाँ पे रात को गरबा खेलने आते हैं। विगत कई सालों से यहाँ गरबा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 30 परिवार हैं गुजराती के जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरबा करते आ रहे हैं। सभी वर्ग के बच्चे से लेके बूढ़े तक पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं जो कि ऊर्जा का एक संचार करते हैं। हम डांडिया से गरबा खेलते हैं जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी सबको मिलती है।
जबलपुर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। जिले में लगभग 1600 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं टेलीग्राफ गेट नंबर 4 के पास स्थापित दुर्गा प्रतिमा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नवरात्र के इस पर्व में हम आए हैं मां दुर्गा उत्सव समिति गेट नंबर 4। यह इस मायने में सबसे अनूठी है क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 52 फीट 6 इंच की इस प्रतिमा को मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे बनाने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा। यहीं पे इस मूर्ति की स्थापना की गई। जबलपुर के जो कारीगर हैं उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है और इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसमें प्योर मिट्टी का उपयोग किया गया है। इसमें लगाए जाने वाले कलर भी नेचुरल हैं। किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाया गया है, ताकि इस मूर्ति का विसर्जन भी इसी स्थान पर धीरे धीरे पानी की बौछारों से किया जा सके। इस मूर्ति की और भी बहुत सी खासियत है, जैसे जो ऊपर छत्र बनाया गया है इस मूर्ति का, उस छत्र में आप जो देख रहे हैं, ये जो छत्र बनाया गया है ये विशेष तौर पर स्थापित किया गया है और इसके कारण इस मूर्ति की लगभग 1.25 फीट हाइट बढ़ गई, क्योंकि यह मूर्ति पहले से 51 फीट की बनाई जा रही थी। मूर्ति के जो बुंदेलखंड की शैली है उस पर माता का चेहरा बनाया गया है। आप जो देख रहे हैं कि इस मूर्ति में जो श्रृंगार किया गया है वो भी इस तरह से किया गया है जैसे माता की मूर्ति में कम से कम आभूषण के साथ अधिक से अधिक सौंदर्य का उभार किया जा सके। बहुत विशालकाय शेर बनाया है, बहुत विशालकाय। इसे देखने के लिए पूरे शहर से लोगों की भीड़ उमड़ी है। लगभग अभी आप देख रहे हैं कि हर तरफ से मुझे आने में इतनी परेशानी हुई है क्योंकि चारों तरफ से पूरा शहर इस मूर्ति को देखने के लिए उमड़ पड़ा है और लोग चाह रहे हैं कि वो एनडीटीवी का भी अभिवादन करें। हमारे साथ प्रवीरेंद्र चौहान साहब हैं जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रवीरेंद्र जी, प्रवीरेंद्र जी, कैसे आपको आइडिया आया कि इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जाए? सबसे पहले तो आज हमारे बीच में संजीव चौधरी जी उपस्थित हैं। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को नवरात्र के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एनडीटीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2012 में भी हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम मध्य प्रदेश जबलपुर संस्कारधानी की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना करेंगे और 31 फीट ऊंची प्रतिमा, जो जबलपुर की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, वो हमने स्थापित की। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी समिति को एक मनोबल आया और इतना अपार सफलता के बाद आप भी जानते हैं कि माता के भक्त जो जबलपुर संस्कारधानी का जो नवरात्र पर्व है वो पूरे देश में विख्यात है। तो हम लोगों ने 2014 में देश का सबसे ऊंचा झूला, 60 फीट ऊंचा झूला जब हमने बनाया, उसमें 20 टन की माता विराजमान थी और उसकी खास बात ये थी, ये एनडीटीवी के सभी दर्शकों के माध्यम से आज पहली बार ये जानकारी लग रही है, उस 20 टन की माता को जितने भक्त थे सभी ने 60 फीट ऊंचे झूले में झुलाकर सौभाग्य प्राप्त किया था। अब ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा टास्क था कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, तो बनाए कैसे। फिर विचार करते करते 2.5 से 3 साल हमें लगा। उसके बाद कोरोना काल आ गया। फिर हमारा एक जो मूर्तिकार तैयार हुआ था, कहीं ना कहीं उसने मना कर दिया। अब जाके हमें 1 साल पहले एक मूर्तिकार मिला। लगातार 6 महीने से पूरी समिति और हमारे मूर्तिकार और उसकी टीम से हम लगातार काम करवा रहे थे। ये जो कार्य चालू हुआ था, ये 7 सितंबर को हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया था और 24 घंटे हमारे मूर्तिकार, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जबलपुर का गौरव, तो हमने जबलपुर के ही कलाकार चुने। 70 साल का जो हमारा मूर्तिकार दादा हैं छोटेलाल चक्रवर्ती जी, वो उनकी उम्र 70 साल है। उनकी और उनके साथ 18 लोगों की टीम लगभग दिन में 19 से 20 घंटे लगातार काम कर रही थी। हमारी टीम की, हमारी महिला मोर्चा की जो टीम है
उनको कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को अपने खाने की व्यवस्था में लगा के रखा था। इस तरीके से हमने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। तो इसके लिए आप क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोगों ने लिम्का वालों को तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम नहीं आई है। जैसा कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और जो हमारा कार्य है और हम अपने कार्य में खड़े हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो आएँ और नाप के जाएँ। चौहान साहब, कितना लगभग इस में खर्च हुआ और इसकी व्यवस्था श्रद्धालुओं से कैसे आपने? जी देखिए, कहीं ना कहीं 11 लाख रुपए तो हमने सिर्फ माता रानी की निछावर में खर्च किए हैं। इसके अलावा भी 5 से 6 लाख रुपए का हमारा और खर्चा, लगभग 20 लाख रुपए खर्च होगा। और ये पूरा हम लोगों के जो क्षेत्र में कलेक्शन होता है उन कलेक्शन और लगातार जो अपार जनता हमारे बीच में आ रही है, वो 10 और 20 रुपए का हमने मात्र एक नॉमिनल सहयोग राशि रखी है और हमें लगभग सभी लोग 10 से 20 रुपए का सहयोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा टास्क पूरा हो जाएगा इनसे। पटेल साहब, ये बताइए कि इतनी बड़ी मूर्ति तो आपने स्थापित की है, अब इसका विसर्जन कैसे करेंगे? इसके विसर्जन के लिए हमने यही सोचा है, ये बाहर कहीं जा तो पाएगी नहीं, यहीं पर इसका विसर्जन करेंगे। हिंदुस्तान की जितनी नदियां हैं उनका सबका जल लाकर यहीं पर विसर्जन करेंगे। तो क्या तैयारियां की हैं आपने विसर्जन के लिए? ये हमारा विसर्जन शरद पूर्णिमा के दिन होगा, तो तैयारी उसकी चल रही है। सब जगह से जल मंगवाया गया है, सब नदियों का। जैसे ही वो आ जाता है फिर उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। और क्या परेशानियां आई आपको प्रमोद रजक जी इस मूर्ति की स्थापना में? परेशानी माता रानी की कृपा से तो कुछ भी नहीं आई है, बस माता रानी ने सहयोग बोलते गए और हम लोग उनके रास्ते पे चलते चले गए हैं। और पूरी टीम हमारी, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, सारे लोग दिन रात से मेहनत करते रहे और लगे हुए हैं। सोनी जी, आप भी इस समिति के सक्रिय सदस्य हैं, है ना? इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, इनको मोबिलाइज करना, इतने श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे मैनेज करते हैं? सब माता रानी के सहयोग से, शासन के उससे शासन भी सहयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और सब श्रद्धालु लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे ये मैनेज हो रहा है सब। जी प्रवीण चौहान साहब, ये बताइए कि इस मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें ऐसा पता चला है कि कुछ अलग तरीके की तकनीक भी आप अपनाएंगे, फायर फाइटर्स भी आएंगे, मतलब क्या किस तरीके से इसका विसर्जन होगा और फिर इसके बाद जो इसकी पवित्र मिट्टी होगी उसका आप क्या करें? जी बिल्कुल संजीव जी, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को पुनः बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का हमने आयोजन रखा है मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक दुर्गा प्रतिमा, तो हम विसर्जन भी ऐतिहासिक रूप से करने जा रहे हैं। हमने हिंदुस्तान की तमाम जो हमारी पवित्र नदियां हैं उन सभी से थोड़ा थोड़ा जल संग्रहित किया है। यहाँ पे हम जितने भक्त उस दिन उपस्थित रहेंगे, ये पहली बार होगा देश में कि इतनी बड़ी प्रतिमा का विसर्जन जितने श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होंगे सभी के हाथों से होगा। सब अपने हाथों से एक एक लोटा जल लेके जाएंगे और हमारी समिति द्वारा बनाए गए कुंड में वो जल को छोड़ेंगे। वो जल पूरा हम 60 से 70 फीट का एक फौरा बना रहे हैं। उस फौरे के होता हुआ वो शुद्ध जल और दूध वो जाके माता रानी को लगातार हम उस प्रक्रिया को चालू रखेंगे जब तक माता रानी का विसर्जन नहीं होता। चूँकि हमने किसी प्रकार का कोई केमिकल उपयोग नहीं किया है, जो देश की सभी मूर्तियों में उपयोग होती हैं चीज़ें, मिट्टी, घास और चटाई, तो उसी का उपयोग हम भी कर रहे हैं। देशी उपयोग है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी अपने स्वरूप को अपने उसमें ले लेंगी। और जो हमारी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी में हम लोगों की प्लानिंग है, माता रानी की जो हमने प्रतिमा स्थापित करी है उसमें हमने तुलसी के बीज डाल के रखे हैं। तो जितनी भी मिट्टी हमारी जब आएगी हम तुरंत में उसे एक छोटे छोटे गमलों में संग्रहित करेंगे। यहाँ उपस्थित जितने भक्त हैं वो तुलसी का पौधा उन्हें देंगे। माता रानी सदैव के लिए उनके घर में उस तुलसी के रूप में स्थापित होंगी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा, इस प्रतिमा में बहुत सारी खासियत है। जैसा कि अभी अध्यक्ष चौहान जी बता रहे थे कि प्रतिमा के विसर्जन के बाद इसमें जो तुलसी के छोटे छोटे बीज डाले गए हैं वो मिट्टी सब श्रद्धालुओं के बीच में वितरित करती जाएगी और हजारों घर में माता की मूर्ति में से जो मिट्टी निकलेगी उसके बीज तुलसी के पौधे के रूप में जागृत हो जाएंगे और सदैव उस घर में इस माता का अंश विराजमान रहेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।